ओके, चलो थैंक यू। हाँ, ये वापस हाँ हाँ वापस लगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से? अच्छा बेटा, ये बताओ पहले वो जो हैंड आउट दिया था जिसके अंदर क्वेश्चंस थे न्यूक्लियर फिजिक्स पे, वो सारे हो गए कंप्लीट? कुछ पूछने को है उसमें से? हाँ जी, वो आ जाएगी गाड़ी में अभी, जाते में देना बेटा। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़? मैं वर्कशीट दिखा देता हूँ कि वर्कशीट में क्या क्या क्वेश्चंस थे। बोलें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन द वर्कशीट। चलो, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है। देखो जरा, वन सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, इसका पार्ट 8.5। चले मैं पहले इरेज कर दूं इसको। चले देखें क्या लिखा हुआ है। ये बेटा लिखा है, इट शोज सम एरिया ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम टू शो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। चलो सही है। तो बेटा अगर अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स ऐसे जा रहे होंगे अल्फा, और फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स कैसी लगनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, पार्टिकल का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स लगनी चाहिए अपवर्ड्स। तो पार्टिकल को कुछ ऐसे बेंड करना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल अल्फा के साथ साथ बीटा भी होता, तो अगर अल्फा जा रहा है ऐसे, तो हम कह सकते हैं बीटा जा रहा होगा कुछ, बीटा की डिफ्लेक्शन अल्फा से ज्यादा तेज होगी ना, मोर डिफ्लेक्टिंग होगा, छोटे सर्किल के ऊपर होगा। क्यों, रीजन कर सकता है कोई इसको? लाइटर है। व्हाट अबाउट फोर्स की वैल्यू? अल्फा पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या बीटा पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स के बराबर होगी? नो no. जो फोर्स होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, बच्चों को याद होगा, वो होती है क्यू वी बी, रिमेंबर। और अगर यही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो फोर्स होती क्यू टाइम्स ई, राइट। तो जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लगती है वो चार्ज डिपेंडेंट होती है, चार्ज डिपेंडेंट होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है वो भी चार्ज डिपेंडेंट होती है। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो तो बीटा पार्टिकल के चार्ज से डबल है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड ऑन बीटा पार्टिकल। गौर से देख लेना इस बात। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसके डबल चार्ज की वजह से बीटा पार्टिकल की फोर्स से ट्वाइस होगी। लेकिन फिर भी अल्फा पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट करता है, बीटा ज्यादा। उसकी रीजन क्या है? मास। ये जो अल्फा पार्टिकल का मास है उसको भी तो सोचो। अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 8000, नॉट एग्जैक्टली 8000, बल्कि अगर कोई बच्चा मुझे कैलकुलेशन दे दे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1830, 1836, 1840 कर लो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1840, 7360 टाइम्स द मास ऑफ बीटा पार्टिकल। तो आपने बताया ना कि किसी भी पार्टिकल का जो बेंडिंग है, डिफ्लेक्शन है, वो तो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है ना। एक्सेलरेशन होती है फोर्स पर यूनिट मास। गौर से देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स डबल है, न्यूमरेटर डबल है, लेकिन चेक करो डिनोमिनेटर 8000 टाइम्स। इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा के लिए
कम है, बीटा के लिए ज्यादा है, मच ग्रेटर है। ठीक है बेटा, ये सारी बात कंप्लीट हो गई। और कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। इसमें बेटा वो क्लाउड चेंबर वाले क्वेश्चंस किए, नंबर ऑफ ट्रैक्स वगैरह जो दिए हैं। अच्छा चलिए, अगर आपके पास यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चला जाऊं। ठीक है, सही है। ओके okay. आपने वो ट्राई किया जो मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आपको कहा था? हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? यस। तो बहरहाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना, मैंने बड़ा एम्फेसाइज किया था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो बस आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। और हैंडआउट जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है तो मैं मंगवा लेता हूँ, मिल जाएगा आपको। चलो सो बेटे आगे बढ़ने, आपके कोर्स का कोर फिजिक्स का आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर, इसका नाम है स्पेस फिजिक्स। छोटा सेक्शन है बेटा, बड़ा सेक्शन नहीं है। चले जी। बच्चों चैप्टर का नाम है स्पेस फिजिक्स, 2022 की अपडेट में इंक्लूड हुआ है। और इसका जो पहला चैप्टर है, यानी पहला सब टॉपिक कह लो, वो है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अर्थ एंड सोलर सिस्टम। चलो बेटा फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट क्या है कि यूनिवर्स में जितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और उन 4 में से एक है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। सो फैक्ट बच्चों ये है कि कोई भी एक मास होगा, फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर है ये कोई मास m1 है स्पेस में। स्पेस में मतलब जहां कोई ग्रेविटेशन इफेक्ट नहीं है, यानी कोई कोई सोलर सिस्टम नहीं है, कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे किसी डिस्टेंट सोलर सिस्टम में एक मास था m1, फ्री इंडिपेंडेंट मास, और इसके करीब में कोई और भी मास है और वो है m2। सो लॉ ये है कि इस यूनिवर्स में जहां कहीं भी 2 मासेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। सो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, पहले देख लो उसके बाद कॉपी भी कर लेना, कि एवरी 2 masses in this universe attract each other, the size of force they exert on each other, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे वो उनके मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी दोनों के जो मासेस होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देंगे, ज्यादा मास ज्यादा फोर्स, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जितना ज्यादा मैसिव होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितने दूर होंगे उतना ही कम फोर्स होगा। तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। इस फोर्स के फीचर्स क्या हैं कि ये मास पे डिपेंड करता है, मासेस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, दिस कैन नेवर बी अ रिपल्सिव फोर्स।
और ये हर मास दूसरे मास के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जिन मासेस के दरमियान में डिस्टेंस इनफाइनाइट है उनमें फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल है। सो फर्स्ट पॉइंट टू ऐड दैट एवरी टू मासेस in the universe every two masses in the universe exert a force of attraction on each other, exert a force of attraction on each other known as the gravitational force. Gravitational force. बेटा लिखना चाहिए नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नोट करना चाहिए कि द साइज ऑफ फोर्स, the size of force depends upon masses of interacting bodies and the separation between their centers. And the separation between their centers. The force is always attractive. मैंने कहा कि the size of force depends upon the masses of interacting bodies and the separation between their centers का है ना, separation between their centers। और साथ में बेटा ये कहा है कि the force is always attractive, the force is always attractive। डन हो गया बेटा? बच्चों जल्दी से बना दिया ना साइड में कहीं पे। डन हो गया जी बच्चों? अगली बात है बेटा, बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी प्लेनेट के बारे में सोचो, जैसे प्लेनेट अर्थ। तो जो प्लेनेट अर्थ है उसका एक मून है ना जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यस
तो ये प्लेनेट अर्थ का मून उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां जो पिक्चर में नजर आ रहा है। सो इस तरह से कि इसके ऊपर जो मून है उसके ऊपर क्या है, प्लेनेट अपने मास की वजह से, जाहिर है क्या मैं कह सकता हूं ये एक एम है, M1, या बल्कि वैसे ही लिखता हूं, ये M1 है, वन ऑफ द टू मासेस, और ये M2 है, द अदर मास। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। इसका मतलब ये प्लेनेट मून को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मून प्लेनेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो वो फोर्स जो प्लेनेट मून पे एक्सर्ट कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर, अट्रैक्टिव। तो टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगी इस पे, उस टूवर्ड्स द सेंटर को बनाते हैं कि अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इफ दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये बताएं इस मून को तो जाके प्लेनेट में गिर जाना चाहिए ना। मतलब बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक फोर्स पुल कर रही है, बट वो गिर नहीं रहा जाके, क्या रीजन है इसका, दैट फोर्स इज यूज्ड अप, दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, मून ले लो, सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और फैक्ट ये है कि जितना प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें सारे प्लैनेट्स क्या परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स में हैं, नहीं है, वो ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हैं, राइट, इलिप्स बना हुआ है, प्रॉपर सर्किल नहीं है। लेकिन हमारी सारी मैथ अप्रोक्सीमेट होती है सर्कुलर पे, मतलब वी अस्यूम देम टू बी सर्कुलर। तो वो हैं प्रैक्टिकली इलिप्टिकल, बट वी अस्यूम देम टू बी सर्कुलर। तो अलग पैराग्राफ बनाना, ऐसा लिखना कि the planets and other satellites revolve in elliptical orbits। बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, देख लेना। revolve in elliptical orbits इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स की तरह। बताऊं इलिप्स क्या है, बस थोड़ा सा चपटा जैसे, यानी कि सेंटर से जो लाइंस बनाओगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शेप यहां बनाए तो जैसे ये कोई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल यहां अगर इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मसला थ्री डायमेंशनल इंप्रेशन का नहीं है बेटा, मसला ये कि अगर मैं सेंटर से, अगर ये सेंटर लोकेट हुआ है, दिस द ब्लैक स्पॉट इज द सेंटर, तो अगर मैं सेंटर से एक लाइन बनाता हूं एक एंड की तरफ, और एक लाइन बनाता हूं मैं किसी और एंड की तरफ फॉर एग्जांपल, तो सर्किल में तो इन दोनों लाइंस को सेम लेंथ का होना चाहिए था ना, इलिप्स में सेम लेंथ के नहीं होते। ओके, टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम सेंटर, मतलब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि किसी इलिप्स में सेंटर से अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएं तो दोनों की लेंथ सेम नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ो बेटा। तो हमने कहा है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि the motion of planetary objects can be approximated as circular, can be approximated as circular, right, and all laws of motion are applicable। जो सारे लॉज ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है। ठीक है ना,
अब बच्चों ये है पोजीशन ऑफ सन। सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है, जरा उसको देख लेना अच्छी तरीके से किस तरीके से है। फर्स्ट कर लो, इस पिक्चर में हमारे पास सेंटर पे है सन और सन को, और इसके सराउंडिंग में अर्थ ऑर्बिट कर रहा है। सो अर्थ के साथ और भी प्लैनेट्स हैं, उन पे बाद में बात कर लेते हैं। अभी अर्थ ऑर्बिट कर रहा है, दिस इज अर्थ पोजीशन। अच्छा बेटा, अर्थ जो है अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है ना, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन, जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, इस डिस्टेंस की टोटल वैल्यू है 1.5 10 to the power 11 मीटर्स। कोई वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, बस वो ए लेवल्स में भी जाके इसको पढ़ेंगे। इसको, इस डिस्टेंस को 1 AU कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन अभी बस एक फेमस वैल्यू है, इतना है सन और अर्थ का डिस्टेंस। तो सन से निकलने वाली लाइट अर्थ पे पहुंचेगी, तो जो लाइट की एवरेज स्पीड है वो है 3 10 to the power 8। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं निकालता हूं कि व्हाट टाइम लाइट विल टेक व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, वो अगर निकालें हम, तो हम इस काइनेमेटिक्स का एक फॉर्मूला है S इक्वल्स टू, वो तो बात की बात है बेटा, अभी तो मैं नॉर्मल काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं। S इक्वल्स टू VT। S क्या है बेटा? डिस्टेंस, और V स्पीड, और T टाइम टेकन। मैं निकालना चाह रहा हूं व्हाट टाइम लाइट टेक्स इन रीचिंग अर्थ सरफेस। अगर ये निकालें तो जो डिस्टेंस है वो कितना कवर करना है? 1.5 10 to the power 11, और जो स्पीड वो मेंटेन करेगा डिनोमिनेटर में वो लिख रहा हूं 3 10 to the power 8। वेरी देना बच्चों, 3 5 is 15, so 12 500 5 10 to the power 2, so ये आ रहा है 500। इसका मतलब सन से निकलने वाली जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती है? 500 सेकेंड्स। और इस 500 सेकेंड्स के मिनट्स बनाए जा सकते हैं बाय डिवाइडिंग देम बाय 60, शायद 18 बनते हैं, कर देना बेटा वो भी। एट पॉइंट थ्री, मैं बाय मिस्टेक 18 कह रहा था, 8.3। अच्छा, अब मैं सामने कर रहा हूं पिक्चर पर, आपसे भी कॉपी कराऊंगा, गलती पकड़ो बेटा इसमें। मैंने कहा सन से निकलने वाली लाइट आपको मुझे मिलती है 500 सेकेंड्स में। देयर इज एन एरर इन दिस वर्किंग, इन दिस डिटेल। जिस लाइट की इमिशन की मैं आप बात कर रहे हैं वो सरफेस से निकल रही है और वो सरफेस पे पहुंच रही है। और सरफेस से निकलना, सरफेस से पहुंचना मैटर करता है, पता है क्यों? क्योंकि सन का अपना जो रेडियस है ना, सन का अपना रेडियस वो है 6.9 10 to the power 8। तो ये है बड़ी वैल्यू है 6.9, अभी कंफर्म भी कर लेते हैं, 10 to the power 8 के करीब है मीटर्स में। तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसका मीनिंग ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा उस टोटल 1.5 10 to the power 11 में से। सेकेंडली अर्थ के सरफेस पे, आप में सरफेस पे ही है ना, हमें लाइट सरफेस से मिलती है, तो अर्थ का भी तो रेडियस माइनस करना चाहिए। क्या वो छोटा है? बहुत बड़ा रेडियस है। वो कितना बड़ा रेडियस है? 6.4 10 to the power 6। हमें जगह बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। 6.4 10 to the power 6 मीटर्स। इसका मतलब ये कि सही कैलकुलेशन क्या होगी? सही कैलकुलेशन ये होगी, ये जो किया है ये अप्रोक्सीमेशन है, सही कैलकुलेशन ये होगी कि हम जब डिस्टेंस टाइम निकालेंगे तो हम डिस्टेंस को 1.5 नहीं लेंगे बल्कि माइनस करेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस को लेंगे, बल्कि लिखना चाहिए 1.5 10 to the power 11 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर माइनस द सम ऑफ टू रेडियाई।
और वो क्या रेडियाई थे, एक था 6.9 10 to the power 8 meters और एक था 6.4 10 to the power 6 meters, and this whole divided by this speed 3 10 to the power 8. फोर नाइन सेवन। तो बेटा क्या हम कह सकते हैं कि हमने जो 500 निकाला है वो अप्रोक्सीमेट है? ये वन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को याद होना चाहिए, इस बात का रट्टा लगना है कि सन से आप तक लाइट पहुंचती है कितनी देर में? 500 सेकंड्स में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जल्दी से अलग पैराग्राफ बनाना बेटा, और इसके लिए लिखना कि जूम इन करूं, मैं करवाता हूं कॉपी आपको, मैंने, चलें यहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। लिखना बेटा अपने पास के द लाइट इमिटेड बाय सन, द लाइट इमिटेड बाय सन reaches Earth's surface, reaches Earth's surface, Earth's surface in approximately 500 seconds, in approximately 500 seconds, 500 seconds. ठीक है बेटा। सो मैं चाह रहा था बच्चे अपने पास इस डायग्राम के साथ ये चीज कॉपी कर लें स्पीड से। ऑलराइट,
बेटा दोनों चीज़ें ऐड करना अपने पास, ये भी के एग्जैक्ट वैल्यू 497 है, जबकि क्लोज अप्रोक्सीमेशन 500। हाँ बेटे, वो आपने ऑलरेडी लिख लिया है, ये वाली बात ना, ये ऑलरेडी लिख चुके हो ना। डन हो गया बेटा। बच्चों यहाँ से अगली बात कर रहे हैं, जल्दी से बात बढ़ाओ आगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जो वर्ड है सैटेलाइट, अब सैटेलाइट वर्ड से क्या समझते हैं? व्हाट इज अ सैटेलाइट बाय डेफिनेशन? सैटेलाइट क्या चीज होती है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए और उसको सोर्स ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में सेट कर दे, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट। जैसे अर्थ सन के लिए सैटेलाइट, और जो मून है वो अर्थ के लिए सैटेलाइट है, और अर्थ के अराउंड बहुत सारी और भी कम्युनिकेशन की, सिक्योरिटी की सैटेलाइट्स हैं जो आर्टिफिशियली लॉन्च की गई हैं, है ना। तो सैटेलाइट बाय डेफिनेशन क्या है? जिसके ऊपर लगने वाली सारी ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाए सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीट, तो और वो सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाए, वी कॉल दैट अ सैटेलाइट। ठीक है। तो हमारा अगला पैराग्राफ है, अलग पैराग्राफ है, अलग डेफिनेशन है। हेडिंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस तरह से लिख लो कि फॉर अ सैटेलाइट for a satellite the gravitational force the gravitational force बेटा ब्रैकेट्स में लिख लो satellites weight, satellites weight ब्रैकेट क्लोज कर दो, exerted by the source object at center, exerted by source object at center acts as the centripetal force, acts as the centripetal force। एक और तरह से इस बात को रीइंफोर्स कर लो, अ सैटेलाइट a satellite revolves in a circular orbit revolves in a circular orbit due to due to the gravitational force due to gravitational force
being used as the centripetal force. बेटा एक सपोर्ट और लिख लो. A satellite maintains a constant altitude a satellite maintains a constant altitude above the surface slash from center above the surface or from center. ठीक है बेटा. As the weight is all used up, as the weight is all used up, as the centripetal force required for the circular motion as centripetal force required for circular motion. ठीक है. Is that okay? तो बेटा इस हिसाब से अर्थ सन के अराउंड एक सैटेलाइट है बच्चों और मून अर्थ की सैटेलाइट है. ठीक है. सो ऐसा लिख लें कि therefore planets are satellites around sun and moons are satellites around planets. I said क्या मैंने कहा कि planets are satellites around sun, satellites of sun, and moons are satellites of the planets. अच्छा बेटा पहली बात यह है कि अगर अर्थ सन के अराउंड एक सैटेलाइट है तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ की सर्कुलर मोशन सन के अराउंड है. उसका पीरियड कितना है? एक साल, 1 ईयर. कितना? 365 डेज. यानी जो अर्थ का 1 ईयर है, अर्थ का 1 ईयर, उसकी टाइम लेंथ कितनी है? 365 डेज. सही. इसके अलावा अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट टिल्ट भी कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है. तो अर्थ की जो स्पिन है उसका पीरियड कितना है? 24 आवर्स. सो ये दो फैक्ट्स लिखने एक अलग पैराग्राफ में कि the period of orbital motion of earth around sun, the period of orbital motion, the period of orbital motion of earth around sun, of earth around sun
is 365 days. जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख लो जल्दी से। ये अर्थ का 1 साल है। ये अर्थ का 1 साल है, 365 डेज, वन वन पीरियड, वन साइकिल्स टाइम। तो बेटा इस बात को लेके हम कह सकते हैं कि अगर अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट की हम बात करें, कोई और प्लेनेट, तो उसके लिए 1 ईयर की एक अलग टाइम लेंथ होगी। बोलो भाई, होगी ना? तो जो अर्थ का 1 ईयर है वो अर्थ की ऑर्बिटल मोशन का टाइम है। 1 ईयर का मतलब ऑर्बिटल टाइम। तो किसी और प्लेनेट के लिए 1 ईयर एक डिफरेंट टाइम लेंथ होगी, 365 डेज नहीं होंगे। ठीक है बेटा, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ये वन। अब दूसरी बात, अलग लाइन में अर्थ spins around its own center। अर्थ spins, बेटा स्पिन के साथ अगर टिल्ट वर्ड भी लिख लो तो अच्छा होगा। अर्थ spins और tilts around its own center, around its own center with a period of 24 hours। यस बेटा, जो मून है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ऐसे। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो जो मून का ऑर्बिटल टाइम है वो कितना है? तकरीबन 28.3 डेज, तकरीबन 1 महीना। तो उसकी गुड अप्रोक्सीमेशन है 30 डेज। ठीक है ना? तो जो मून है उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है अर्थ के अराउंड वो तकरीबन 1 महीना है। जो हमारा लूनर कैलेंडर भी उसी पे है सारा, है ना? चलो देख लो इस बात को कि, लेकिन अलग लाइन में बच्चों, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ moon revolves around earth with a period of 28.3 days, usually approximated as 30 days or 1 month। ठीक है? बच्चों दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक है सोर्स मास, द कॉज, एक है टेस्ट मास। अगर मैं अर्थ और सन को कंपेयर करवा रहा हूं, अर्थ एंड सन, तो आपके ख्याल में सोर्स मास कौन है? सन इज द सोर्स मास और अर्थ बिकम्स द टेस्ट मास। और अगर हम अर्थ एंड मून की बात कर रहे हैं तो अर्थ इज द सोर्स एंड मून इज द, तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड, सॉरी जो सन की ग्रेविटेशन फील्ड है उसका स्लेव है अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड का स्लेव है मून्स एंड अदर सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ। ठीक है ना? तो ये वाला सोर्स एंड टेस्ट, तो ये वर्ड अगर कहीं आ जाए नोट्स में तो अच्छा हो जाएगा कि फॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, for the orbital motion of planets around sun, sun is considered as the source mass।
राइट। अभी तो हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स पे बच्चों, हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट्स वो अर्थ हो अराउंड सन, या मून हो अराउंड अर्थ, या कोई और कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो अराउंड अर्थ, कोई ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट हो अराउंड अर्थ, कोई भी सैटेलाइट हो, उसका ऑर्बिट सर्कुलर है ना ऑलमोस्ट। सो मैं सैटेलाइट की स्पीड के लिए कुछ लिख रहा हूं, अच्छे से देख लेना। स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो अगर मैं सैटेलाइट की स्पीड के लिए मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। गौर से देखना बेटा, ये बताएं सैटेलाइट के लिए डिस्टेंस टू बी कवर्ड क्या होता है? कहना ऐसे वो हमें सर्कमफेरेंस होगा। भाई सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कल्स, तो द डिस्टेंस दे कवर इज सर्कमफेरेंस। तो अगर एक सैटेलाइट एक दफा कंप्लीटली रिवॉल्व कर जाए, एक दफा वंस, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 2πr। हाँ बेटा। दूसरी बात ये बताओ कि वंस रोटेट करने का जो टाइम होता है, वंस रिवॉल्व करने का टाइम, क्या हम उसको पीरियड बोलते हैं? तो उसे कैपिटल से शो करते हैं। तो ये फॉर्मूला ओ लेवल्स में सैटेलाइट की स्पीड के लिए आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू नीड टू रेक्टिफाई द फॉर्मूला स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। तो आप लिख रहे हैं अपने पास, इसके बाद हम इसको लेबल करते हैं। इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। इस स्पीड ऑफ सैटेलाइट में एक एक करके लेबल करना है बच्चों, एक एक करके लेबल करते हैं। स्पीड ऑफ सैटेलाइट में हमारे पास आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। और सिर्फ रेडियस कहना इसलिए सही नहीं होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल है ना, तो उनका रेडियस ना लगे हमें। तो ये ऑर्बिट का रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक फॉलोड बाय सैटेलाइट। अच्छा, एक कैपिटल टी क्या है यहां पे? टाइम ऑफ वन साइकिल, वन रोटेशन। सो इसको कह सकते हैं पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑलराइट। सैटेलाइट्स की स्पीड बच्चों, बेटा ज्यादा असल में कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है, छोटा चैप्टर है, लेकिन थियरी बहुत है। तो जितना है मतलब थियरी है, मैथ बहुत लिमिटेड है। तो आज की क्लास में एंड प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा इसी पे बात कर रहे होंगे। चल यहाँ से देखते हैं। अच्छा, अब बच्चों सैटेलाइट की जो स्पीड है, किसी भी सैटेलाइट की स्पीड, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। समझो ये हमारे पास एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट के अराउंड दो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। दो सैटेलाइट्स अराउंड द प्लेनेट लॉन्च की गई हैं। एक सैटेलाइट और यहां है। सो बेटा क्योंकि अब दरमियान में बेटा प्लैनेट और सराउंडिंग में जो आपके पास बने हुए वो सैटेलाइट्स, तो अगर ये है प्लैनेट तो दो सैटेलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट कभी यहां था, सैटेलाइट ए, और एक और सैटेलाइट यहां था, सैटेलाइट बी। अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं, इनके अलग पर्पस हैं, अलग तरीके से लॉन्च किया गया है। गौर से सुन, बता दो, किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सैटेलाइट अपनी मर्जी की स्पीड से रिवॉल्व करे। सैटेलाइट की स्पीड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस टू व्हिच यू लॉन्च दैट सैटेलाइट। सुनना क्या मतलब है? हमने कहा सैटेलाइट की स्पीड है 2πr अपॉन कैपिटल टी, दैट्स ट्रू, निकाली जा सकती है ऐसे। लेकिन सैटेलाइट स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट g, जो आप नहीं पढ़ेंगे,
into mass of the source जिसके अराउंड वो सैटेलाइट, the planet's mass divided by r the radius to which you have launched that satellite. अब इधर ध्यान से सुनना बेटा, जो पिक्चर मैंने बनाई, पिक्चर में m कैपिटल M किसका है, सैटेलाइट का या सेंटर का, सेंटर का मास, वो है सोर्स मास। g क्या है, एक कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं दोनों जो सैटेलाइट्स हैं ए एंड बी उनके लिए न्यूमरेटर सेम है। भाई जी तो कांस्टेंट है, कोई सा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 होती है, लेकिन ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं, अभी तक ये कांस्टेंट है कोई। अगर ये कांस्टेंट है, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। और तो जो m है वो सैटेलाइट का मास नहीं है बल्कि सेंटर का मास है, जो प्लैनेट है। जैसे मैं सन के अराउंड प्लैनेट्स की बात करूं तो ये मास ऑफ द सन हो जाएगा, यानी ये मास ऑफ द सोर्स पार्टिकल है, ठीक है। डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। गौर से पिक्चर देख के बताओ, इन दोनों सैटेलाइट में से किस सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा होगी, ए की, उसका रेडियस कम है। इसका मतलब ये कि सैटेलाइट की जो स्पीड है वो इस फॉर्मूला से निकलती है, दैट्स ट्रू, इससे निकलेगी, लेकिन वो होती क्या है, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 divided by root of the orbital radius। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट स्क्वायर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू 1 divided by r। लेकिन g और m क्या है, g and m आर कांस्टेंट्स, जिसमें से आगे मैं अलग अलग लिख देता हूं। g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, अभी लिखवा देता हूं आपसे, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m क्या है, सोर्स मास। तो ये प्रोडक्ट न्यूमरेटर कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है बेटा। नई लाइन जल्दी से लिखो, दैट स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट depends upon Harun, speed of a satellite depends upon the radius of circular orbit, depends upon the radius of circular orbit, right। बच्चों अब अगर जरा तेजी से इसे अपने पास कॉपी कर लें, जो सामने बना हुआ है, क्या कॉपी करना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये सब, लेकिन स्पीड से, तेज तेज। वो मोबाइल है देख मैं तो मतलब दोनों सैटेलाइट हैं, इनमें से कौन सा फास्टर था, ए। यहां कहीं साइड में लिख दो, इधर इस जगह के, सैटेलाइट ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, सैटेलाइट ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी। ऑलराइट, ऑलराइट बेटा, तेज तेज टाइम कम है और इसमें ज्यादा चीजें ऐड करनी है। एक क्वांटिटी जो
चलो क्वांटिटी से लिख लिया हटा उसको, इस क्वांटिटी से पहले कुछ और ज़रा देख लेता। देखें गौर से देखना, ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट के अराउंड मैंने एक मास को यहां प्लेस किया। हाँ बेटा, एक मास को यहां प्लेस किया, इसके ऊपर फोर्स होगी ना अट्रैक्शन की। भाई मैं यस नो चाह रहा हूं आपसे, यस नो, फोर्स होगी। उस फोर्स को आप कहेंगे इसका वेट। ये ऑब्जेक्ट में यहां से दूर कर दिया, क्या फोर्स का साइज वही रहेगा? नहीं, क्या होगा? कैसे सोचा ना ऐसा? क्योंकि फोर्स आज पढ़ा था हमने, डिपेंड करती है डिस्टेंस पे भी ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये और दूर गया फोर्स और कम, ये और दूर गया फोर्स और कम, ये यहां पहुंचा तो फोर्स जस्ट जीरो हो गई। दिस इज द पॉइंट, वी वेरी केयरफुली आइडेंटिफाइड अ पॉइंट जहां फोर्स अभी अभी जीरो है। अगर फोर्स यहां जीरो है तो क्या यहां पे इस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। ये जो जगह है ना बच्चों, ये जो जगह बनी है, क्या मैं इस जगह को लेके डिस्टेंस मेजर किया मैंने, कितनी जगह है, क्या डिस्टेंस है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन घुमा दी कि दिस, यहाँ एक सर्कल बना दिया कि ये जो बना है इस वक्त, कट कर दूं इसको, क्या कह सकते हैं, ये जो मैंने ग्रे शेडेड एरिया बनाया है, ये इस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस का रीजन है। हम इसे कहेंगे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? अ रीजन, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, इट्स अ रीजन अराउंड अ मास जिसमें वो दूसरे मासेस को फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट सकता है। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, टेरिटरी उसकी अपनी, जहां तक है। जैसे मैं और आप किस चीज की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर रहते हैं? अर्थ की। और खुद अर्थ किसकी ग्रेविटेशन फील्ड में है? सन की। और सन अपनी पूरी फैमिली के साथ, जो सारे प्लैनेट्स हैं उनके साथ पूरी फैमिली जो है वो किसके ग्रेविटेशन फील्ड में? मिल्की वे गैलेक्सी की, किसी गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड। जैसे बेटा ये तो आप सब जानते हो ना कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अर्थ हमारे लिए सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और सन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यू नो दैट राइट? उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। तो अब यहां पॉइंट ये था इस वक्त कि फील्ड क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड? अ रीजन अराउंड अ मास, अ रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट in which it can exert force on other objects. ग्रेविटेशनल फील्ड यूजुअली छोटे मासेस नहीं बनाया जाता, जैसे मेरे आपके मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत छोटी सी होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी। लेकिन प्लैनेट अर्थ है, सन है, मून्स हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड, उनके मासेस है। सन का मास 1.9, आप अंदाजा लगाइएगा, 10 टू द पावर से 1.9, 10 टू द पावर 30, इमेजिन तो करें। अर्थ 6.0, 5.98 है वैसे, 6.0, 10 टू द पावर 24 की, एग्जैक्टली लिखता हूं ताकि, अर्थ है 5.98, 10 टू द पावर 24, मून 7.22, 10 टू द पावर 22, 7.14, 10 टू द पावर 22, शायद 7.7, 10 टू द पावर 22। इंपॉर्टेंट, आप चेक तो कर रहे हैं क्या साइजेस हैं, इनकी होंगी ग्रेविटेशन फील्ड। हमारे लिए व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड? राइट दैट डाउन, that the region around an object in which it can exert force on other objects is referred as the gravitational field, is referred as the gravitational field. तो बेटा ये किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड है। जल्दी जल्दी से देखना, कुछ चीजें ऐड करनी है इसमें। इस फील्ड के अंदर मैंने यहां पे एक इंटरेक्शन की लाइन बनाई है, ब्लू कलर से बना रहा हूं। दिस इज द लाइन ऑन विच विल सी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा यहां पे। तो मैंने ऐसा किया कि यहां पे एक प्लेस किया ऑब्जेक्ट, अ टेस्ट मास। ये टेस्ट मास मैंने यहां प्लेस किया। इस टेस्ट मास के ऊपर ये टेस्ट मास है, इस टेस्ट मास का मास है m।
और मैंने देखा इसके ऊपर फोर्स लगेगी, आप बच्चे रहेंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसके ऊपर फोर्स लगी टुवर्ड्स द सेंटर, हमने जज कर लिया इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। जितनी भी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, अगर मैं उस फोर्स की वैल्यू को एफ को, जितनी भी फोर्स लगी है उसको इसके मास से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या क्वांटिटी निकाल पा रहा हूं, फोर्स पर यूनिट मास। भाई मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे फोर्स लग रही थी 20 न्यूटन, ऐसी बेटा एग्जांपल बनाया, और उस मास की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 4 केजीज। तो मैंने जब मैं करूंगा 20 डिवाइड बाय 4 तो मुझे क्या मिलेगा 20 डिवाइड बाय 4 इज 5। यस, वो 5 क्या है बेटा, वो है फोर्स ऑन 1 केजी। मतलब अगर 20 केजी पे 20 न्यूटन 4 केजी पे लग रहा है तो 1 केजी पे कितना लगेगा 5। मैं बताना कोई ऐसे चाह रहा हूं, हम एक नई क्वांटिटी तलाश कर रहे हैं, फोर्स ऑन ए यूनिट मास। इस क्वांटिटी को हम आज से क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पहले नहीं पढ़ा है आपने, पहले आपने ये जरूर पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, आपने ये जरूर पढ़ा। लेकिन ये है क्या 9.8 जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, वो है क्या, फोर्स ऑन अ यूनिट मास। इसका मतलब अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर, गौर करना बेटा, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूं वैल्यू है 10, वैसे तो 9.8 लेनी है, वो लेवल्स में आपको पहले 10 हुआ करती थी, अब आपको प्रॉपर 9.8 लेनी है। तो अभी 10 अस्यूम कर बात आसान हो जाएगी कि मैं और आप अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, यहां 1 केजी का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन। अगर 2 केजी का ऑब्जेक्ट होगा तो 20 न्यूटन, और 3 होगा तो 30 न्यूटन। अगर फॉर एग्जांपल जैसे इस टेबल का मास है 15 केजीज, इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी 150 न्यूटन अर्थ सरफेस। तो जो 9.8 है ना, ये फोर्स ऑन 1 केजी मास है, हमारे लिए आज से एक प्रॉपर क्वांटिटी है। इसको हम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर क्यों कहते हैं भाई, इसका तो यूनिट बनता है न्यूटन्स पर केजी, ये बनना चाहिए ना, ऊपर फोर्स से नीचे मास है, न्यूटन पर केजी का जो इक्विवेलेंट है वो है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे लिए एक नई पैराग्राफ बनने जा रही है, लिखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ब्रैकेट्स में स्मॉल लिखना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ gravitational field strength at a point in a field, at a point in a field is defined as the force per unit mass ब्रैकेट में लिखें ऑफ द टेस्ट पार्टिकल, the quantity is a vector, the quantity is a vector slash always direct towards center, always directed towards center, एक और स्लैश, measured in newtons per kg, measured in newtons per kg, राइट बच्चों, बात यहां तक कंप्लीटली कन्वे हो गई है। बेटा जरा 1 मिनट बोर्ड देखो, और अब कॉपी नहीं करना नहीं है, मैं जल्दी अपनी बातें पूरी कर लूं आज के हिसाब से। मैंने आपसे कहा है कि मैं इसको फेयर करके भेज दूंगा आपको, किसी प्लेनेट अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट मास। बच्चों गौर से देख रहे हैं ना, फोर्स पर यूनिट मास। तो कहते हैं जो 5 केजी का मास है ये यहां रखा हुआ है जैसे दिख रहा है आपको, मैं इसको उठा दूर करता हूं तो क्या फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, कम होगी ना। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है फोर्स अपॉन मास। तो जरा इसको गौर से देखिएगा कि अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 है, अप्रोक्सीमेटली 10, इसका मतलब 10 न्यूटन्स ऑन 1 केजी, तो 20 न्यूटन ऑन 2 केजी, जो मैं भी अभी कह रहा था आपसे। लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर चले जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट डी के ऊपर है,
तो यहाँ पे उसी 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स नहीं होगी बच्चों, काफी कम होगी। इससे दूर जाएंगे तो ये और मजीद कम हो जाएगी, इससे दूर जाएंगे तो ये और मजीद कम हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है फोर्स पे। और बच्चों ने आज की क्लास के स्टार्ट में पढ़ा था कि खुद जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पढ़ा था। तो अगर मैं यहां लिखता हूं फोर्स इज सम कांस्टेंट, मैं लिख ही देता हूं बेटा कांस्टेंट। तो बेटा बहुत ज्यादा बच्चों को डिटेल नहीं, बस थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए दिखाया है। ये बताओ इस सारे में अगर मैं एक मास को दूसरे यानी अर्थ के सरफेस से एक टेस्ट मास को दूर लेके जाता जा रहा हूं, अर्थ के सरफेस से टेस्ट मास को दूर लेके जाता जा रहा हूं, तो आपके ख्याल में यहां से जो पूरा लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज चेंज हो रही है? चेंज हो रहा है? नहीं। क्या मासेस चेंज हो रहे हैं? नहीं, ये मास भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? हम कहते हैं इसका मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जिस तरह फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से, हम कह सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से। बच्चों सीखो, इससे कुछ लिंक बन रहा है जो हमने याद करने वाले। अगर g की वैल्यू r के स्क्वायर से इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं जब r डबल हो जाएगा तो g की वैल्यू 1/4 जाएगी। हाँ बेटा ये बात समझ आई मेरी? बच्चों मैंने कहा अगर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से बेटा, तो जब डिस्टेंस डबल होगा तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस डबल होगा तो जी की वैल्यू 1/4, जब डिस्टेंस ट्रिपल होगा तो जी की वैल्यू 1/9, 3 टाइम्स, स्क्वायर ऑफ 3 टाइम्स। जब डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा तो जी की वैल्यू 1/16। जब डिस्टेंस 5 टाइम्स होगा, इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, मुझे एक ऐड करनी है। ये बताओ डू यू सी ऑल दिस क्लियरली? कि अगर जी की वैल्यू यहाँ पे जी एट पॉइंट ए, तो बी पॉइंट पे जाएंगे जब डिस्टेंस रेडियस का डबल हो गया तो ये रहेगी जी की वैल्यू एट ए डिवाइड बाय 4 फिर डिवाइड बाय 9 डिवाइड 16 डिवाइड बाय। बच्चों को बात समझ आ गई है? अब बेटा आज की कंक्लूडिंग पॉइंट ये थी कि हमारे लिए जो हमारा क्लोजेस्ट सोलर सिस्टम है वह इसमें हम खुद रहते हैं, अर्थ और उस यानी कि सन और उस प्लैनेट जिनमें से एक अर्थ है। तो सन के अराउंड 8 नॉन नेम्ड प्लैनेट्स, राइट? और उसके अलावा बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स भी, छोटे मासेस भी हैं, उनमें से कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। जो 8 नॉन प्लैनेट्स हैं उनमें आपके पास इफ आई ड्रॉ देम रफली, तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब बहुत टाइम की कॉपी करें, सिर्फ सुन लीजिए फिर एंड करेंगे, मैं बना के जरूर भेज दूंगा आपको कि अगर ये है सन, तो आपके पास सबसे पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। हमें ऑर्डर में याद करने, और जो क्वेश्चंस पास में आए, हाँ जो पास में क्वेश्चन आए ना बेटा, उन पास में क्वेश्चन में क्या है ना कि कोई एक ना एक मिसिंग होता है, कहते हैं फिल कर दो कौन सा होगा। तो अर्थ, जुपिटर, नेपट्टून लास्ट है। तो अगर सबको याद है, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताऊं वरना एक बहुत ही फजूल सा शॉर्टकट है, बताऊं? बहुत ही फजूल है वैसे। वैसे रोजा मकरू नहीं कर लेना याद करने के लिए आसान है, तो वैसे आप याद हुई है। तो इसमें यह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ठीक है? सो भैया इसलिए बच्चे क्या करेंगे, मैं डायग्राम भेजता हूं, नीड टू ड्रॉ इट। आपके पास सुनना मेरे गौर से, इसको प्रॉपर बनाना, और इसको बनाने के बाद ना कुछ डायग्राम भेजो, बना तो सकते, अपने पास पीडीएफ रखना है, प्रिंट करके अगर पेस्ट कर लो बहुत अच्छा हो जाएगा।
और प्रिंट करो तो उसे कलर में प्रिंट करना जरूर, क्यों? क्योंकि उसमें ना कुछ चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे लाएंगी नहीं। इसमें सिर्फ ये कि जो जुपिटर और मार्स है ना, इनके दरमियान में छोटे 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 पार्ट की बेल्ट है, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो छोटे छोटे रॉक्स, टूटे टूटे रॉक्स हैं, अनइवन शेप्ड रॉक्स, तो उनकी बेल्ट है। वैसे तो एस्टेरॉइड्स पूरे स्पेस में भरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किधर है? जुपिटर और मार्स के दरमियान में। ये पिक्चर देखो, ये रही एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन जुपिटर एंड मार्स का, ठीक है। और इसकी सारी में आपको छोटे मोटे डॉट्स नजर आएंगे, ये सब यहाँ पे। चलिए यहाँ तक रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। प्लूटो निकाल दिया गया बेचारा, उसने अभी कुछ ऐसे पहले को प्लैनेट्स की रेस से निकाल दिया है, क्योंकि वो जो बेसिक फंडामेंटल थे प्लैनेट के उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। कोई भी प्लैनेट कहते हैं कि डॉट प्लैनेट है। एक बात है कि उसका मास वैसा नहीं है प्लैनेट्स के मास से, कंपैरेटिव नहीं है इसका मास। प्लूटो को प्लैनेट्स की रेस में से निकाल दिया है, लेकिन अभी बहरहाल प्लूटो एग्जिस्ट करता है। अरे ओह, कल एडीपी की क्लास, आई फॉरगॉट टू टेल यू, कल इनकी एडीपी की क्लास है। नहीं, फिजिक्स की क्लास, मैं भी मैसेज करवा देता। अब आप किसी क्लास में जा रहे हो? तो जिस दोस्त से रहा था उसको कह देना कि भाई क्लास है, कल एडीपी की टाइम मैसेज करवा देना। मोस्ट प्रोबेबली वो लाइन इसके साथ आ जाएगा। आईपैड है, मोबाइल है, सारे छोड़। वो बाहर कितना क्या है? क्या रहेगी? सही बात है। आप ताली करा दो किसी दिन, हम ताली कराओगे लग रहा है। अगर हम जमान में बिहारी हूँ, बिहारी में जैसे मतलब बिहारी मेरी बात तुम गारंटी हो गया मैं तो एक्चुअली देना हूँ। अब दे यार, पहली बात है जवाब देना, वैसे मतलब मैं पसंद नहीं है, छोड़ दिया उसको, चला तो